हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर 2023 का बिजनेस स्टडीज का। अभी हम 24 का कर चुके हैं। पिछले 10 साल के क्वेश्चन करने हैं, हमें सबको ही करने हैं। अगर रिवीजन बैच या मेन बैच आपने कभी नहीं पढ़ा किसी भी टीचर से, तो आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ये वीडियो तभी पढ़ने का फायदा है जब पूरा सिलेबस आपका तैयार हो, एक बार गो थ्रू कर चुके हो पूरा सिलेबस। वरना बेटा इनको डायरेक्टली करने का कोई फायदा मेरे को नहीं लगता है, सच कुछ है। तो 34 क्वेश्चन आए हुए, 21 मार्कर्स हैं। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एट अ डिफरेंट लेवल्स। सभी डिपार्टमेंट में, सभी लेवल्स में इंटीग्रेट करता है कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स को। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइटेड है कोऑर्डिनेशन की? कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, ऑब्वियसली। परवेसिव का मतलब क्या है? प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पर चाहिए, हर लेवल पर चाहिए, हर डिपार्टमेंट में चाहिए। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। सेकंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा एग्जांपल लीगल एनवायरनमेंट के हैं? और मेरे पास कुछ ऑप्शन भी हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोहिबिटेड। बेटा बिल्कुल, ये लॉ ने कहा है, ये लीगल एनवायरनमेंट ने कहा है, तो ये तो पक्का एग्जांपल लीगल एनवायरनमेंट का है। यानी कि अब मेरे पास चॉइस ए बी और डी में से है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। डिजी लॉकर फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। In 1993, the Supreme Court passed an order to close the iron foundries around Taj Mahal at Agra. Again, law, legal environment, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, यानी कि फर्स्ट और फिफ्थ आंसर हो जाता है। आंसर इज डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं जी फटाफट से, बहुत तेजी से। डैश रेफर्स टू रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द हायर मैनेजमेंट लेवल। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हायर मैनेजमेंट लेवल तक ही रहे। सेंट्रलाइजेशन ऐसी बात करता है, डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली और डिसीजन मेकिंग पावर इन फ्यू हैंड्स ओनली। तो सेंट्रलाइजेशन इसका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ वन। देखो 1 मार्क में केस स्टडी। Function of management which helped Umang in identifying that he could not meet the target is। कौन सा फंक्शन बताता है कि उमंग टारगेट पूरे नहीं कर पाए? मैं आपको बता देता हूं प्रैक्टिकली, अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है, केस पढ़ने की होती है। आंसर इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अलावा कोई बता ही नहीं सकता टारगेट अचीव नहीं हुआ। जब एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगी, उसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड के साथ, तभी तो पता लगेगा टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो आंसर इज कंट्रोलिंग। केस नहीं पढ़ना है, ऐसे ही टाइम बचा सकते हैं हम बिजनेस स्टडीज में। ठीक है जी, और ये सारी टेक्निक सिखाता हूं मैं मेन बैच में भी, रिवीजन बैच में भी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा मैंने केस कहां से पढ़ना शुरू करा? वहां से नहीं पढ़ना शुरू करा, रिक्वायरमेंट से पढ़ना शुरू करा। सारे केसेस को ऐसे ही पढ़ना है, ये टाइम सेविंग होता है। आगे बढ़ते हैं जी। दो स्टेटमेंट मेरे सामने, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यस इट इज, ये तो ट्रू है बेटा। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। बिल्कुल ठीक बात है बेटा। मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी वाली बात है ये। यानी कि बेटा दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो जाती हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी सिक्स्थ क्वेश्चन पर। Which of the following is not a step in a process of controlling function of management? बेटा कंट्रोलिंग का कौन सा स्टेप नहीं है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, इसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, करेक्टिव एक्शन भी, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ये स्टेप नहीं है, ये ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप है, यानी कि आंसर हो जाता है बी। सेवेंथ वन, डैश एस एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मींस इंक्लूड द एक्टिविटी दैट मेक्स द फर्म्स प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर। आपने शायद किसी ना किसी से सुन रखा हो, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट क्वांटिटी, ये प्लेस मिक्स की जिम्मेदारी होती है। तो यही पूछ रहा है कि हम कस्टमर तक, टारगेट कस्टमर तक प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना चाहते हैं, कौन सा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का? इट इज प्लेस मिक्स। आगे बढ़ते हैं जी। The process of defining and grouping the activities of an enterprise and establishing authority relationship among them is organizing। Organizing की definition है, हाइमन ने definition दी हुई है, आपकी एनसीईआरटी में भी है, मेरे नोट्स में भी सेम definition है ऑर्गेनाइजिंग की। आगे बढ़ते हैं जी नाइन्थ वन।
बेटा आपसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया, स्माइल डेंटल क्लिनिक पर कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? संगीता visited Smile Dental Clinic for treatment of toothache. She observed that the receptionist was seated at the reception desk. The place fixed for her. ठीक है जी, यहीं से मुझे हिंट मिलना शुरू हो गया। उसी प्लेस पर बैठी हुई है जहाँ उसको बैठना चाहिए। और आगे भी मैं देख रहा हूँ एक लाइन है, देयर वाज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट वाज प्रेजेंट देयर। हो गया भैया मेरा तो ऑर्डर है इसका आंसर। आगे बढ़ाते हैं जी। 10th वन, मेरे को बहुत सारी करेक्टरिस्टिक दी गई है बिजनेस एनवायरनमेंट की, मुझे बेटा मैच करना है। मैंने कल भी बेटा ऐसा क्वेश्चन किया था जब मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहा था 24 का, आज भी बता रहा। ऐसे केसेस में ना ये वाली साइड पहले पढ़ लिया करो। एनवायरनमेंट इज अ phenomena that is relatively easy to understand in parts but difficult to grasp in totality। बेटा यही तो कॉम्प्लेक्सिटी बोलता है, यानी कि बी का 1 के साथ मैच है। अगर बी का 1 के साथ मैच है तो बाकी सब यूजलेस हो जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ाते हैं। Which characteristic of management as a science is highlighted in an above statement? Management has its own vocabulary of terms and concepts। वैसे तो बेटा इतनी बात नहीं मुझे क्लियर हो गया। कहता है मैनेजमेंट की अपनी vocabulary है, अपने कंसेप्ट है। बेटा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यही बोलता है, ठीक है ना। साइंस पढ़ा है आप सबने, साइंस के अपने प्रिंसिपल, अपनी थ्योरम, सब कुछ अपना है ना। ऐसे मैनेजमेंट का भी सब कुछ अपना है। यही तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज था, ऐसे आगे पढ़ने की जरूरत बचती नहीं है। आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। बेटा इसलिए बोल रहा हूं अच्छे से पहले पढ़कर आ जाओ, मतलब इतना टाइम सेव होगा आप खुद भी नहीं सोच सकते। कहने को लोग कहते हैं 3 घंटे में पेपर खत्म नहीं हुआ, 2 घंटे से ज्यादा का पेपर नहीं है बिजनेस का, अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो। आगे बढ़ाते हैं जी। By doing this, the management wants to achieve its following objective. Elfrenzo Limited is achieving all its objective in an effective and efficient manner. It is earning enough revenue to cover cost and the risk of the business। कहता वो इतना रेवेन्यू तो कमा रहा है कि कॉस्ट कवर हो रही है, मतलब सर्वाइवल तो भी बड़े आराम से हो रहा है। Now the company wants to increase the sales volume, the capital investment, the number of employee, the number of product also। ये बेटा क्या इंडिकेट करता है? कि ग्रोथ को ही तो इंडिकेट करता है। देखो कुछ लोगों के लिए ग्रोथ क्या है? सेल्स बढ़ जाना ग्रोथ है। कुछ के लिए ग्रोथ क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ जाना। लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस दिन मैंने धंधा शुरू किया था 2 लोग थे मेरे पास, 2 एम्प्लॉय थे, आज 10 हो चुके हैं, क्या ग्रोथ नहीं हुई? हुई है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जिस दिन मैंने धंधा शुरू करा मेरी कंपनी एक प्रोडक्ट बेचती थी, आज हम 50 प्रोडक्ट बेचते हैं, ग्रोथ नहीं हुई? ग्रोथ हुई। तो बेटा ये सब इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ है जितने इसने बताया। बिल्कुल ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। बाबू कहता है द फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिस्कस्ड अबव इज ड्यूरिंग द COVID-19 pandemic the restaurant industry faced many challenges. The slowdown led to huge decrease in demand from April 22 the effect of COVID started reducing. The economy started picking up and a boom was noticed in a restaurant industry. As a result, larger amount of working capital was required with increased production and sales। बेटा मैं तो समझ गया बहुत ही आराम से इस चीज को, ठीक है। सीजनल फैक्टर, ये कोई सीजन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोडक्शन साइकिल, रॉ मटेरियल से WIP बनना, उससे फिनिश गुड्स बनना, वो भी नहीं। क्या ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की बात है? बिल्कुल भी नहीं। ये बिजनेस साइकिल है कि कभी बूम आएगा, कभी रिसेशन आएगा, और वो तो आएगा आएगा। रिसेशन आया था कोविड के दौरान और 2022 के बाद बूम पर आ गई इंडस्ट्री। ये बिजनेस साइकिल को इंडिकेट करता है। आगे बढ़ते हैं जी। The market through which Fast Services has decided to raise fund for its expansion is। कोई कंपनी है वो फंड रेस करना चाह रही है, आपसे पूछ रहा है कौन सी मार्केट में करना चाह रही है। Adapting to a change in consumer preferences towards online shopping, Fast Services started a grocery delivery app. It is a platform that ensures 10 minutes delivery of groceries. Because of this service, Fast Service earned huge profit within a year. It planned to expand its operation and decided to raise fund by directly issuing its security to the investor। बेटा कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर तक जा रही है। आपको भी पता है कौन सी मार्केट में जा सकते हैं? प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में तो बेचने वाला भी इन्वेस्टर होता है, खरीदने वाला भी इन्वेस्टर होता है, ठीक है ना जी। वहां डीलिंग पब्लिक के बीच में होती है, कंपनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, 15th वन, कहते हैं दिस हाईलाइट द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। अच्छा जी, पढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर रिस्कियर
both with respect to return and principal repayment as compared to money market instrument. पर एक्चुअली में ऐसा होता है, ये कौन सा बेसिस बताता है? सेफ्टी, सेफ्टी ही बताता है कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट मच सेफर है, रिटर्न को लेकर भी, प्रिंसिपल को लेकर भी। और कैपिटल मार्केट में बेटा आपको खुद भी नहीं पता आपके पैसे कभी वापस आएंगे कि नहीं, प्रिंसिपल भी वापस आएगा कि नहीं, रिटर्न का तो कुछ नहीं पता। जैसे कि एक शेयर मैंने भी खरीदा था कभी यस बैंक का एट द प्राइस ऑफ 360, 12-13 रुपए पे चल रहा है, तो कहां से आप उम्मीद करते हो बेटा कि प्रिंसिपल सेफ है आपका? आगे बढ़ते हैं 16th पॉइंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? इसमें से कौन सी फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है? डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्रीज वेस्ट। कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में आप जितना भी डिटेल प्लान बनाते हो वो वेस्ट को बढ़ाता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, गैप्स इन प्लानिंग। सर यही है, ये कोई आपको किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंस लग रही है? तो उसने पूछा था कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये पक्का नहीं है, बाकी सब इंपॉर्टेंस नहीं होंगे, आंसर ए ही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं जी, by doing so which of the following function of marketing is being performed by Roma Limited? कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है मार्केटिंग का? रोमा लिमिटेड आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर, वैसे तो यहीं पर हिंट है, कस्टमर की जरूरत आइडेंटिफाई कर रहे हैं फॉर द सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ वेरियस अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वैसे हो गया आंसर, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। बेटा गैदर कर रहे हो इंफॉर्मेशन, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स जानने की कोशिश कर रहे हो और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज भी कर रहे हो, पूरी की पूरी हिंट है, दोनों के दोनों हिंट, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन के। आगे बढ़ सकते हैं जी, 18th क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। एलिगेंट कंपनी का नाम, ये कुछ लोगो सा बना रखा है इन्होंने। द सिंबल विच अपीयर ऑन ऑल द एलिगेंट कार which is not utterable is known as। बेटा ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है जो बोला नहीं जा सकता, इसको क्या बोलते हैं? ये ब्रांड मार्क की डेफिनेशन, ब्रांड मार्क की डेफिनेशन यही है जिसको हम बोल नहीं सकते लेकिन देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे ओडी की सिंबल सबको पता है, एप्पल का सिंबल सबको पता है। चलो जी 19th वन, द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हाईलाइटेड अबव इज। A good physical distribution system should provide for an accurate and speedy processing of order, in the absence of which goods will reach the customer late or in wrong quantity। वैसे तो मैंने सारा का सारा पोस्ट देके हिंट दे दिया, प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर की बात चल रही है, कुछ और नहीं बेटा। कौन सा फीचर हाईलाइटेड है? ऑर्डर प्रोसेसिंग, सो सिंपल। Dash involve a variety of program designed to promote and protect company image or its individual product image। बेटा पब्लिक रिलेशन, कल डेफिनेशन बताई थी जब 2024 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ सॉल्व करता था, यही डेफिनेशन है पब्लिक रिलेशन की। अब हमने 1 मार्कर्स खत्म कर दिए, आगे बढ़ रहे हैं। आपको कहता है आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ टू कांसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन अबव पैरा। मैनेजमेंट के दो कंसेप्ट डिस्कस है, उनके मीनिंग बताने। वैसे बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन सबसे टिपिकल होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए ना मैनेजमेंट के कंसेप्ट ढूंढ दो, तो बेटा पहली पूरी बुक आपकी 8 के 8 चैप्टर मैनेजमेंट के कंसेप्ट हैं। तो इतना सब दिमाग में रखना और एकदम आपके क्रैक कर जाना उस चीज को थोड़ा मुश्किल होता है। यार कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन। Hitesh is the CEO of Kids Garment Limited. Due to festive season, Hitesh got an additional order of 10,000 garment, which he had to supply within 2 days. Due to his goodwill in the market, he did not want to lose the order. So he decided to achieve the target by operating on double shifts. He achieved the target and supplied the order within 2 days, but due to double shift, his cost of production was higher than the regular production cost। मैं समझ गया हूं कंसेप्ट, कुछ और नहीं, दो ही चीजों का जिक्र किया जा रहा है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का। बेटा 2 दिन के अंदर ऑर्डर सप्लाई कर रहे हैं तो उसने 2 दिन में किया, आप विद इन द टाइम टारगेट अचीव कर पाए, यू आर बीइंग इफेक्टिव हियर। पर बेटा विद इन द कॉस्ट नहीं कर पाए तो एफिशिएंट नहीं हो। इन दो कंसेप्ट की चर्चा चल रही थी बेटा 21 में। 22, state any 3 benefits of this process to the organization।
बेटा 3 फायदे बताने हैं मुझे इस प्रोसेस के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पढ़ते हैं जी क्या केस है। द एटीट्यूड्स, skills and the abilities of employee to perform specific job are increased by adopting a specific process। बेटा ट्रेनिंग की बात चल रही है। कल भी आया था क्वेश्चन 2024 में, डैश इज करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। मैंने वहां पे बोला था डेवलपमेंट। ट्रेनिंग हमेशा जॉब ओरिएंटेड होती है। अब यहाँ पर कह रहा है एटीट्यूड, स्किल और एबिलिटी आपकी बढ़ेगी टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब। ट्रेनिंग की बात चल रही है। ट्रेनिंग के 3 फायदे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने पढ़ा होगा। ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर, शायद कुछ याद हो आपको। मेकिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, वो सब पढ़ा है आपने। वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, इसको सोचना ही बस थोड़ा सा मुश्किल है। 23 बेटा 23 में ए पार्ट भी है बी पार्ट भी है, दोनों ही बहुत सिंपल है। 3 फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। पढ़ा होगा अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कोई 3 लिख देना। नहीं तो बेटा देखो इसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, यहाँ नाम लिखकर ही जान छोड़ जाएगी। ये भी कर सकते हो। नेम द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपको याद होगा डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं इसको, डीमैट अकाउंट जिसमें सिक्योरिटी रखते हैं। नेम एनी 2 पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है, म्यूचुअल फंड भी पार्टिसिपेट करते हैं, आरबीआई का भी पार्टिसिपेशन। नेम द डिपॉजिटरीज दैट होल्ड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपॉजिटरीज इंडिया में 2 ही हैं बेटा, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो इतना सिंपल था 23 क्वेश्चन। 24 बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप बता दो 3 पॉइंट पर, या इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग बता दो। ये 2 बेसिस हैं। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ये तो बाबू ये तो सिंपल है, आपने कर ही लिया होगा मेरा ख्याल, प्रिपेयर अच्छे से। अगर फिर भी डायरेक्ट, अगर आपको लगता है ना मैं डायरेक्ट में भी इशू फेस कर रहा हूँ कि मैं समझा दूं, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कोशिश करूंगा आपको डायरेक्ट भी समझा दूंगा वीडियो रिकॉर्ड करके। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 25 पर जाते हैं। कहते हैं आइडेंटिफाई द बैरियर टू कम्युनिकेशन एंड आल्सो द टाइप कैटेगरी ऑफ बैरियर टू विच इट इज रिलेटेड। ये तो बेटा मुझे स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करना है कौन सा बैरियर है। दूसरी बार मुझे उसका टाइप भी देखना है। ठीक है जी देख लेंगे। एक्सप्लेन टू अदर कम्युनिकेशन बैरियर ऑफ द टाइप कैटेगरी आइडेंटिफाइड इन ए अबव। बेटा इसी कैटेगरी के 2 और बैरियर भी बताने होंगे। पढ़ते हैं किस। Nitya is a student of class 12th of a well-known school. She has a dash notion with a teacher always find fault in her work। अच्छा जी बेटा उसकी टीचर ना हमेशा उसकी गलतियां ढूंढती है उसके काम में, ऐसा वो सोच रही है। One day while checking the project work of class 12, her teacher wanted to appreciate Nitya for her hard work and good performance. But before she could complete her sentence, Nitya left the room without listening to her teacher। बेटा इसे तो बोलते हैं प्री मैच्योर इवेल्युएशन, कि सामने वाले ने अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं करा और हम बस बस ठीक है जी इसने तो मेरे लिए बुरा ही बोलना है, इसने तो ऐसा बोलना है, और आप क्लासरूम से चले गए। प्री मैच्योर इवेलुएट करने की कोशिश करी। और अगर मैं टाइप की बात करूं तो बेटा ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। साइकोलॉजिकल बैरियर के मुझे 2 और लिखने हैं, लिख देना लैक ऑफ अटेंशन या डिस्ट्रस्ट या और भी कुछ आपको समझना है। खैर बहुत सिंपल है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। 26 एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द आरओआई एंड ईपीएस ऑफ द एक्स लिमिटेड। मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है और अर्निंग पर शेयर निकालना है एक्स लिमिटेड का। बी पार्ट स्टेट विद द रीजन वेदर द अबव एग्जांपल इज दैट ऑफ फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। चलो जी क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्स लिमिटेड इशूड 14% डिबेंचर ऑफ 4 लाख एंड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 60 ईच। दिस इन्वेस्टमेंट रिजल्टेड इन अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कि बेटा मुझे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, कुछ ही कह लो 2 लाख। टैक्स रेट दिया हुआ है बेटा 50%। तो बेटा क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मैं आपको वैसे भी सिखा चुका हूं मेन बैच में कि ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन कहे या नहीं कहे सबसे पहले आरओआई निकालना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सिचुएशन मेरे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल। और अगेन बेटा रटना क्यों है, आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
मतलब क्या कमा रहे हो, कितने रुपए इन्वेस्ट करके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या कमाया, कितने रुपए लगाकर। बेटा क्वेश्चन ने बताया कि आपने ईबीआईटी कमाया 2 लाख, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने देखा हो तो इन्वेस्टमेंट बेटा 10 लाख की है। कैसे बेटा, 4 लाख के तो डिवेंचर इशू करे, 10,000 इक्विटी शेयर 60 का एक है, 6 लाख के इक्विटी शेयर हो गए, 4 लाख के डिवेंचर, मतलब 10 लाख। अगर मैं देखूं क्या कमाया मैंने, तो बेटा आपने 20% ROI कमाया। क्या ये ROI ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट है? इस क्वेश्चन में बेटा डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है। क्या ये ग्रेटर देन इंटरेस्ट है? बिल्कुल ये ग्रेटर देन इंटरेस्ट है। ऐसी सारी सिचुएशन में जब भी आप डेट से पैसा लोगे, किसी भी डेट से पैसा लोगे, हमेशा आपका ईपीएस पहली के कंपैरिजन में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बी पार्ट का आंसर तो आ गया फेवरेबल है। ए पार्ट में आरओआई और ईपीएस दोनों पूछा था। आरओआई हम निकाल चुके हैं, ईपीएस की कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन में बेटा ईबीआईटी मेरे पास है 2 लाख, सबसे पहले देंगे इंटरेस्ट। ये बात आपने पढ़ी होगी बेटा किसी ना किसी से कि कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है। सबसे पहले डेट का इंटरेस्ट दो, गवर्नमेंट के टैक्सेस दो, प्रेफरेंस का प्रेफरेंस डिविडेंड दो, देन इक्विटी का इक्विटी डिविडेंड दो, फिक्स सीक्वेंस है। अब मैंने 4 लाख डिवेंचर से लिए थे एट 14% इंटरेस्ट रेट, तो 56,000 का तो इंटरेस्ट ही है। 1,44,000 मेरे पास बच गया ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्सेस। इट इज टैक्सेस शायद 50% है मेरे क्वेश्चन में, 50% माइनस करूंगा तो ये आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस 72,000। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, वो जीरो है, तो यही मेरे पास अर्निंग फॉर द इक्विटी हो जाता है। और अर्निंग फॉर द इक्विटी हो जाता है। अगर मुझे ईपीएस निकालना है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 गिवन है, तो ईपीएस हो जाएगा 7.2। अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में मास्टर नहीं हो तो बेटा पक्का से, कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक का नाम है, पक्का से पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर, पूरा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक बार मेरी वीडियो लिंक में जरूर देख लेना, मुझे बता देना, मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं जी, 27th क्वेश्चन। Zito Limited offer its employees share at a price which is less than the market price। हो गया केस खत्म, इतना सा केस। कंपनी शेयर दे रही है अपने एम्प्लॉय को लेस देन द मार्केट प्राइस, इसे हम इसोप बोलते हैं अकाउंट्स में। वैसे यहाँ पर हम क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बिजनेस में बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप। आपसे कहा गया कि इसका टाइप भी बता दो, आपसे पूछा गया कौन सा इंसेंटिव है और उसका टाइप भी बता दो, टाइप फाइनेंशियल इंसेंटिव है। और बी पार्ट स्टेट टू अदर इंसेंटिव ऑफ टाइप आइडेंटिफाइड इन ए अबव। फाइनेंशियल इंसेंटिव के ही 2 और इंसेंटिव लिख दो, कुछ भी लिख दो, पे अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, बोनस, बहुत सब पढ़ा है आपने। आगे बढ़ते हैं जी 28 की तरफ। आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट हाइलाइटेड इन फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट में बेटा कुछ कंसेप्ट डिस्कस्ड है, मुझे उनका मीनिंग बताना है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब। रिक्रूटमेंट, ये तो लगभग डायरेक्ट ही लग रहा है मुझे, उनकी डेफिनेशन ही है बिल्कुल डायरेक्ट। एन असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब। बेटा वर्कलोड एनालिसिस बताता था, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल वही बात है। Introducing the selected employee to the other employee and familiarizing them with the rules and the policy of organization। इसे टेक्निकल भाषा में हम ओरिएंटेशन बोलते हैं बेटा। कहता है इट ensure that the organization get the best employee amongst the employees available। बेटा सिलेक्शन, बेस्ट एम्प्लॉय ढूंढो, जितने भी एम्प्लॉय अवेलेबल है उसमें से, इसी को तो हम सिलेक्शन बोलते हैं बेटा। आगे बढ़ सकते हैं 29, बहुत इजी क्वेश्चन अभी। एक्सप्लेन एनी टू सच फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। क्या कहते हैं पहले पार्ट में, स्टॉक एक्सचेंज नॉट ओनली प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी बट परफॉर्म मेनी अदर फंक्शन। और मुझे कोई 2 फंक्शन लिखने हैं स्टॉक एक्सचेंज के, लिख देना, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, बहुत बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है।
प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में 4 बेसिस पे डिफरेंस लिखना है। कल भी बताया था बेटा, जब भी कोई डिफरेंस की बात मुझसे करता है ना, हमेशा कहता हूँ सारे डिफरेंस एनसीईआरटी से पढ़ना विद बेसिस। एनसीईआरटी के बाहर का बेसिस लिखना भी नहीं, और अगर पेपर देगा तो एनसीईआरटी के बाहर का कभी बेसिस देगा नहीं। ठीक है जी, तो डिफरेंस आपने एनसीईआरटी से पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ किसी भी 4 बेसिस पे डिफरेंस लिखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ए और बी चॉइस है। क्या बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन दिख रहा है। बी पार्ट कहता है स्टेट एनी फोर रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर इफ द कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ कंप्लेंट। कोई भी 4 रिलीफ, आई होप 10 11 12 पढ़ रखे हैं बेटा। एक तो मैं आर क्यूब बोलता हूँ मेन बैच में, अगर आपको याद हो इस चीज को। आर क्यूब मतलब आर आर आर, रिपेयर द डिफेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट और रिप्लेस द प्रोडक्ट और रिफंड द प्राइस पे। 3 तो रिलीफ यही खत्म हो गए। कंपनसेशन देना, पेन्यूटिव डैमेजेस देना, 5 खत्म हो गए, 4 ही पूछे, कुछ भी नहीं है ये तो। ए पार्ट में आपसे पूछा गया रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, और कोई भी 4 पॉइंट लिखने हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का रोल 6 पॉइंट एनसीईआरटी में सबने पढ़ा है बेटा। ये प्रोटेस्ट कर देते हैं, लेबोरेटरी में प्रोडक्ट को टेस्ट भी करा देते हैं, कंज्यूमर को भी गाइड करते हैं कि केस करो, ठीक है ना। कंज्यूमर सोसाइटीज फॉर्म करने के लिए कहते हैं, पीरियोडिकल जर्नल पब्लिश करते हैं। अरे सबने पढ़ा है, बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन पेपर में। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछे गए हैं या टेक्निक पूछी गई है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, आपकी चॉइस है। जो आपको ज्यादा अच्छे से लिख पाओ वो लिख दो, सभी बहुत आसान है। तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इससे तो अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं मिला। सेटिंग ऑब्जेक्टिव कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पहला स्टेप है? प्लानिंग। और अगले 5 स्टेप लिखने हैं। और मतलब 6 नंबर में इसका थका हुआ क्वेश्चन क्या हो सकता है? डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंट द प्लान, फॉलो अप एक्शन। बिल्कुल लिखा जाएगा जी, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं जी। मुझसे पूछा जाता है 33 क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्वीट्स एंड मोर। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा है? या फंक्शन होगा या डिवीजन होगा, और उसकी 3 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज। देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो गया तो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। फर्स्ट पैराग्राफ यूजलेस होगा, आपने बहुत बार देखी ऐसी चीजें। स्वीट्स एंड मोर इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट पॉपुलर ब्रांड फॉर स्नैक्स एंड स्वीट्स। इट ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ स्वीट्स, नमकीन, कुकीज एंड फ्रोजन फूड। ये बिल्कुल मुझे तो हल्दीराम जैसी बात दिख रही है। स्वीट्स एंड मोर नहीं, हल्दीराम होना चाहिए। स्वीट्स बेचते हैं, नमकीन बेचते हैं, कुकीज बेचते हैं, फ्रोजन फूड बेचते हैं। Its organizational structure comprises of separate business unit in each of the above category। कहता है आप इन सारी कैटेगरी में अलग सेपरेट बिजनेस यूनिट की तरह ऑपरेट करते हैं। समझ गया मैं, बहुत बड़ा हिंट दे बैठा है ये। Each of these unit have a manager responsible for performance, having authority over the unit। कहता है हर यूनिट में एक मैनेजर है जो रिस्पॉन्सिबल है पूरी की पूरी यूनिट के लिए। डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ सारा इशारा है, सारा का सारा इशारा। मोरओवर ईच ऑफ दीस यूनिट इज मल्टी फंक्शनल। यस, और ज्यादा हिंट दिया इसने। कहता है हर यूनिट मल्टी फंक्शनल है। मतलब अगर मैं स्वीट्स की बात करूं तो इसमें भी बहुत सारे फंक्शन है, वही प्रोडक्शन, वही फाइनेंस, वही अकाउंटिंग, वही परचेज, वही सेल्स। कहता है डिफरेंट फंक्शन लाइक, अगेन इसने वही एग्जांपल दी जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था। अब मैं ज्यादा और हिंट की तरफ नहीं जाऊंगा। आंसर इज डिविजनल स्ट्रक्चर, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखी जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा पेपर खत्म। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलॉसफीज इन्वॉल्व्ड इन द अबव केस। आपने बेटा 5 मार्केटिंग फिलॉसफी पढ़ी होंगी, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग। देखते हैं कौन सी फिलॉसफी है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन टूल दैट वाज यूज्ड बाय द कंपनी। कल बोला था 2024 के क्वेश्चन में, जब भी कम्युनिकेशन टूल, प्रमोशन टूल पूछेगा 99.99% केस में आंसर एक ही होता है, पब्लिक रिलेशन। देख लेंगे आज होता है कि नहीं। और बेटा सी पार्ट, एक्सप्लेन एनी 2 अदर प्रमोशनल टूल दैट कैन बी यूज्ड बाय एक्स लिमिटेड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। पढ़ते हैं जी छोटा सा केस। X Limited is engaged in manufacturing of car. The company surveyed the market and found that
कस्टमर नीड अ कार विच रन ऑन इको फ्रेंडली फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। अच्छा जी, कीपिंग द नीड ऑफ कस्टमर एज वेल एज सोशल, एथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। बेटा यही हिंट होता है सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट का। सोशल मार्केटिंग फिलॉसफी हो जाती है, खाली कस्टमर का ध्यान नहीं रख रहे हो, सोसाइटी का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाह रहे हो आप, तो बेटा ये सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं जी। द कंपनी लॉन्च्ड द न्यू मॉडल ऑफ कार दैट रन ऑन बायोडीजल। The launch event was covered by top news channel and newspaper. This was done to disseminate information about the car and build goodwill of the business. Sir, ये जो इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हो, बिजनेस की गुडविल बनाने की कोशिश कर रहे हो, पब्लिक रिलेशन टूल ही है। और अब इसके अलावा कोई और दो टूल लिखने हैं, वो कुछ भी लिख लो, एड लिख लो, पर्सनल सेलिंग लिख लो, सेल्स प्रमोशन लिख लो, पब्लिसिटी लिख लो, वो आपकी इच्छा। ठीक है जी। तो बेटा आज हमारा 23 का क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। मिलेंगे एक नई वीडियो में 22 के क्वेश्चन पेपर के साथ। रखते आज के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।